हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। अभ्यास 21 डे चैलेंज 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है अभ्यास वीरों। आज है 8वां दिन, दूसरा पड़ाव। 21 दिन का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। 7 दिन पूरे हो गए, आज है 8वां दिन। अगर आप बने हुए हो तो आपकी दिशा बिल्कुल सही है, और दिशा सही रखोगे तो दशा अपने आप बेहतर होगी। 21 दिनों में बहुत कुछ सिखाने का मेरा इरादा है। जोश के साथ आया हूं और आपको जोश के साथ पढ़ना है, बिल्कुल एक्चुअल क्लास की तरह। सारे सवालों को बारीकी से देखना है, समझना है, उनसे सीखना है और इंपॉर्टेंट बिंदुओं को नोट करना है। क्लास के बाद इस वीडियो को लाइक भी करना है, थम्स अप पे हिट करना है अगर क्लास पसंद आई तो, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और कैसे अभ्यास 21 डे चैलेंज आपकी पढ़ाई को बेहतर बना रहा है, ये बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अभ्यास 21 2.0 का क्लास नंबर 8। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरा हैंडल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम पे रैमो सर ऑफिशियल जो चैनल है उसको जरूर फॉलो करो। क्लास की जानकारी, वीडियो अपलोड की जानकारी और साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ भी यहीं मिलेगी। इसलिए अभी जाके इस टेलीग्राम चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, मतलब ज्वाइन कर लो। तो ये अभ्यास 21 डे चैलेंज में जो बाकी क्लासेस चल रही हैं, एडुकेटर्स की, दीपक सर की, पूजा मैम की, इसको भी करना ना भूलें और उनकी क्लास को भी देखने के बाद कमेंट जरूर करें। कुछ लकी विनर्स को जो इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं उनको कुछ मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा, सरप्राइज गिफ्ट। वो आपको बताया जाएगा चैलेंज पूरा होने के बाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 921 आपके सामने प्रस्तुत है और इसको देखिए। यह कह रहा है कि एबीसी ने एक बिजनेस शुरू किया है। ए ने 6 महीने के लिए इतना रुपया लगाया, बी ने 5 महीने के लिए कुछ रुपया लगाया, सी ने 3 महीने के लिए कुछ रुपया लगाया। ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, मतलब ये काम कर रहा है, बाकी लोग इन्वेस्ट करके गायब होंगे। तो ये कह रहा है कि लाभ का 5% मैं लूंगा क्योंकि मैं तो काम भी कर रहा हूं। तो जो पूरा लाभ होगा उसका 5% मैं पहले ले लूंगा, फिर जो बचेगा उसको सब प्रॉफिट जो रेशियो होगा यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो में उस प्रॉफिट को हम बांटेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल केस है पार्टनरशिप का। अब टोटल मुनाफा दिया हुआ है तो कह रहा है बताओ कि बी का हिस्सा कितना है। लॉजिक क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम ये करते हैं सर कि हम ये निकालते हैं कि इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या होना चाहिए। ये प्रॉफिट रेशियो में क्या चीज बंटेगी, ये आपको मालूम है क्या बंटेगी? ये बंटेगी जो 95% प्रॉफिट है वो 5% तो ले जाएगा। ए कहेगा मैं वर्किंग पार्टनर हूं तो मुझे चाहिए 5%। तो जरा ध्यान से देखते हैं, जो भी जानकारियां दी हैं वो मैं लिखता हूं। यहां पर आपका है ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। ए ने 8450 रुपए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। बी ने जो है 10,920 रुपए लगाए हैं और वो भी 5 महीने के लिए लगाए हैं, लिख दो। सी ने 13,000 रुपए लगाए हैं और वो भी सर 3 महीने के लिए लगाए हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके निकालेंगे प्रॉफिट रेशियो। तो आप कहोगे जरा इसको काटना पीटना है, तो काटने पीटने में जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां से 13 उड़ाते हैं और 13 से काटने की कोशिश करते हैं। 13 से काटोगे तो ये बनेगा 1000, आपको मालूम है बचेगा। यहां 13 से काटोगे तो 13 8 104 और 13 चौके 52, ये 840 हो गया। और यहां अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो 13 6 78 और 13 5 65। ठीक है, ये एक तरह से 650 इंटू 6 आपको यहां पर मिलता हुआ दिखेगा। अब आप कहोगे ये एक जीरो भी तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट दो। फिर आप कहोगे कि ये जो 6 है ये भी तो कट रहा है, 6 काटोगे 14 6 84 आ जाएगा। और यहां जब 6 से काटोगे तो ये ऑलरेडी 300 है, तो ये वैल्यू आपको कितना दे देगा 50। और ये एक 5 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, वो 5 भी यहां रखना है, अभी ये वैल्यू 65 है। आप कहोगे 5 भी तो कटेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल कटेगा। तो ये 13 है, ये 14 है और ये आपका 10 है। अल्टीमेटली ये आ गया एबीसी का प्रॉफिट रेशियो। ये निकालने में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, थोड़ा समय जाएगा क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो इस तरह की हैं कि काटने में वक्त लगेगा। जब आपको ये प्रॉफिट रेशियो पता चल गया है तब आप कहोगे कि बी का जो हिस्सा होता वो 14 और इसका टोटल कितना है 37 है। 14/37 इंटू जो कुल मुनाफा 10,360 है, ये होता अगर वो 5% ए पहले नहीं खींच लेता तो हम कहेंगे ठीक है, इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसका 5% कम कर देंगे। भाई बी को जो वैसे मिलता, ए अगर 5% नहीं लेता, अब क्या होगा, वो 5% नहीं मिलेगा।
ठीक है, वो ए को चला जाएगा, तो बी का हिस्सा निकाल के 5% कम कर देंगे बाद में। ठीक है, 37 से जरा इसको काटिए, 37 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 37 दूना 74 बचेगा, और 103 माइनस 74 29 होता है, 296 हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगी 8 बार तो 296 होगा, 240 प्लस 56, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 14 इंटू 280। अब 14 इंटू 280 उत्तर नहीं है मेरा, इसमें मुझे 5% कम करने का है। ठीक है, 5% कम करने का मतलब क्या, अगर 280 आपके पास है और इस पूरे प्रोडक्ट को आप 5% से कम करोगे सर, तो यहां आप बताओ जरा, 200 पूरे प्रोडक्ट को आप 5% से कम करो, या फिर आप 280 को 5% कम करके 14 से गुणा कर दो, बात एक ही है। ठीक है, 5% कम करने का मतलब क्या है, 0.95 से गुणा करना, तो मैं वही 280 को 0.95 से गुणा कर ले रहा हूं पहले, फिर 14 से गुणा कर दूंगा, मतलब 280 को 5% से कम कर रहा हूं। 280 का 5% पता है क्या है, -14, तो ये वैल्यू हो गई 266। आपका उत्तर हो गया 14 इंटू 266। जरा इसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये वैल्यू आ गई 14 दूना 2800, 14 संग 84, और 14 संग 84, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 3724 आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, आंसर क्या हो गया, बी। अब देखो इसमें कुछ अगर समय बचाने की बात है तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, हम यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सही, इस स्टेज पे भी आप यूनिट डिजिट देख सकते हो कि अंत में 4 आएगा, वो भी पॉसिबल है। आप कहोगे क्या हम 7 से डिविजिबिलिटी देख सकते हैं? यस, आप 7 से डिविजिबिलिटी भी देख सकते हो कि 14 से मल्टीप्लाई होकर अगर सारे आंसर इंटीजर में दिए हुए हैं तो हम देख सकते हैं कौन सा आंसर 7 का मल्टीपल है, तो वो करेक्ट होगा। तो आप उस तरीके से भी सवालों को कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये मैं पहले भी अभ्यास में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 14 से जो मल्टीपल होना है, अगर आप सिर्फ इसी स्टेज पे खड़े हो और यहां सोच रहे हो कि मेरा उत्तर 14 का मल्टीपल होगा, तो आप गलत भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि जो मल्टीप्लायर है, ये जो मल्टीप्लायर है, ये अगर कुछ इस तरह से आ गया कि 22 है, तो वो यहां से 7 का मल्टीपल हटा भी सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 37 जो टोटल बना है, 37 में कोई 7 नहीं है। अगर कोई 7 नहीं है तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहां 7 बच नहीं सकता, तो ये 14 का मल्टीपल रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सवाल में कि मेरा उत्तर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। इसके चांसेस काफी हाई हैं कि मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा, तो रिस्क बहुत कम है। आप 14 का मल्टीपल देख के भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आपको अंत तक कैलकुलेशन करना जरूर आना चाहिए। कैसे कैलकुलेशन को अंत तक ले जाना है, इस पे काफी समय दीजिए, बहुत जरूरी है। काफी अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूं सीखने को आपको मिला होगा। ये सवाल देखिए, कह रहा 10 अंकों की एक संख्या है, भयानक संख्या लिखी हुई है सर, और कह रहा है ये 88 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। बताना है a माइनस बी की वैल्यू क्या है। 10 अंकों की जब भी कोई संख्या होती है, 88 से डिवाइड होना है। 88 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 8 से भी डिवाइडेड है और 11 से भी डिवाइडेड है। कोई नंबर 88 से तब डिवाइड होगा जब वो 8 एंड 11 से डिवाइड है। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल तुमको आता है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल भी तुमको आता है, तो 8 से भी आता है, 11 से भी आता है, तो इन दोनों को अलग अलग लगा के देख लेंगे। अब एक खास बात है कि यहां आपसे पूछा गया है a माइनस बी का वैल्यू, पूछा गया है कि नहीं, और अगर आपसे a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है तो 11 से डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो हो सकता है a माइनस बी आपको डायरेक्ट मिल जाए। क्यों, कैसे निकालते हैं बताओ जरा 11 की डिविजिबिलिटी। जो प्लेसेस हैं उसमें जो ऑड प्लेसेस हैं उसकी डिजिट को जोड़ते हैं, जो इवन प्लेसेस हैं उनकी डिजिट्स को जोड़ते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। तो अगर a और b में से एक इवन प्लेस पर है और एक ऑड प्लेस पे है, तो सीधा मुझे a माइनस बी मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप देखो ध्यान से, ये अगर पोजीशन बोलूं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। आप देखो b यहां 8वें पोजीशन पे आया और a यहां तीसरे पोजीशन पे आया, तो एक ऑड पे है, एक इवन पे है, अंतर निकालो, 11 से डिविजिबिलिटी देखो, सीधे a माइनस बी तुमको मिल जाएगा। यहां से तुम्हें 8 की डिविजिबिलिटी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और इसका फायदा क्या होगा मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये देखो। अब आप कहोगे कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है ना आपको करना यह है 6a 6 5, फिर तो आगे 0 0 छोड़ दो, तो 6 6 12 5 17 प्लस a, तो ये वैल्यू आई 17 प्लस a, माइनस जो बाकी बचा देखो 5 2 7 1 8 प्लस b, और फिर 0 आई, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 8 प्लस b। अब ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहां पर, ये मिला a माइनस बी, देखो सीधा हो गया आपका, और यहां आपका हो गया प्लस 9। तो जब हम 11 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो देखो a माइनस बी प्लस 9 अगर आया है तो ये नंबर या तो 0 आए
या फिर 11K आए यानी 11 का मल्टीपल आए। 0 ये आ नहीं सकता। 0 इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि देखो 0 अगर लाना है तो a माइनस बी की वैल्यू -9 एज्यूम करनी पड़ेगी, -9 लेना पड़ेगा a माइनस बी की वैल्यू। क्या a माइनस बी की वैल्यू -9 हो सकती है? होने को तो हो सकती है, हम a को 0 कर दें b को 9 कर दें तो हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में ऐसा आपको वैल्यू नहीं दिया है कि a माइनस बी की वैल्यू को हमें -9 लेना है, पॉजिटिव नंबर ही दिए हैं बस। तो हम कहेंगे कि भैया फिर तो इसकी वैल्यू मुझे 2 बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 बना दूं, a माइनस बी की वैल्यू 2 बना दूं तो 9 तो 11 बन जाएगा, और 9 तो 11 बनेगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो अब दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर करेक्ट हो सकता है तो सिर्फ यही है, और कुछ भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो 8 से जो डिविजिबिलिटी है वो आपको यहां देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उत्तर सीधा 11 से ही आ गया। क्योंकि 8 से अगर डिविजिबिलिटी तुम देखने जाओगे भी तो b यहां पर आ रहा है। अगर 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो आखिरी के 3 अंक देखते हैं। अब B00 अगर एक नंबर है तो मैं आपको बता रहा हूं b की कितनी संभावनाएं आपके पास बनी। B0 भी हो सकता है, B4 भी हो सकता है और B8 भी हो सकता है। देख रहे हो b की ढेर सारी संभावनाएं हैं। तो अगर हम पहले 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो हम 3 वैल्यूज मिलेंगी, फिर एक एक वैल्यू को पिक करके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम a निकालते फिरेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है सवालों में कि मैं क्या लेके आगे बढ़ूं। जैसे मान लिया कोई सवाल आपका इस प्रकार से आया और हम इसमें बात करें डिविजिबिलिटी बाई 9। अब आपको पता है 9 से डिविजिबिलिटी की अगर बात की जाए और यहां आपसे पूछा जाए a प्लस बी निकालना है, वो क्वेश्चन में 9 नहीं लिखेगा, वो कहेगा डिविजिबिलिटी बाई 72। 72 का मतलब क्या है 8 एंड 9। आप कहोगे लेकिन मुझे a प्लस बी अगर चाहिए, यहां a है यहां b है, सम ऑफ डिजिट में a प्लस बी सीधे आ जाता है। अगर सम ऑफ डिजिट में a प्लस बी सीधे आ जाता है तो मैं भैया 9 से डिविजिबिलिटी सीधे क्यों ना चेक करूं, मुझे a प्लस बी के संभावित मान पहले ही मिल जाएंगे। और पहले ही अगर वो मान मिल जाएंगे और अगर हमें वहां 2 से ज्यादा मान मिल रहे होंगे, जो ऑप्शन में मुझे मान लिया 2 मान ऐसे मिल गए जो ऑप्शन में दिख रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो फिर हम देखेंगे कि भाई 8 से डिविजिबिलिटी का रोल क्या है, उससे एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो सकता है क्या। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन मिलेगा तो बस हो गया। जैसे यहां पर हमें जो गिवन ऑप्शन है इसमें केवल 2 ही करेक्ट हो सकता है, बस तो करेक्ट हो गया, आगे कुछ ना करना तुमको, हो गया उत्तर। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक कंटेनर है, उसमें पेट्रोल भी है और केरोसिन भी है, अनुपात दिया है 3:2। फिर कह रहा है 20 लीटर इस मिक्सचर को बाहर निकालोगे और इसमें से क्या करोगे, केरोसिन वापस डाल दोगे, और इससे जो अनुपात है ना वो 2:3 हो गया। आपको बताना है कंटेनर में मिश्रण की कुल कितनी मात्रा है। अब मैं सवाल को आपको समझाता हूं बड़ी सरलता से। 3:2 का अनुपात है, क्या ये पेट्रोल है, क्या ये केरोसिन है? यस। आपने क्या किया, मिक्सचर निकाला और मिक्सचर निकाल के केरोसिन वापस डाल दिया। केरोसिन तुमने वापस डाला तो क्या हो गया, क्या हो गया, आपका जो अनुपात है वो 2:3 हो गया। चला एक बात बताओ, जब तुमने 20 लीटर निकाला है, मिक्सचर का निकाला है, तो पेट्रोल भी गया, केरोसिन भी गया, लेकिन वापस तुमने क्या डाला, वापस तुमने केरोसिन ही डाला, रिप्लेसमेंट किया उतना ही डाला, तो क्या टोटल वॉल्यूम बदलेगा? आप कहोगे नहीं बदलेगा। यहां जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 325, यहां भी 325 आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा अगर टोटल दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब दोनों जो अनुपात हैं उनके मल्टीप्लायर इक्वल है। देखो इस 5 को आप बेसिकली कहोगे ये 5K है और ये भी 5K है, तभी ये बराबर हो सकता है टोटल वॉल्यूम। तो ये दोनों जो रेशियो कंपोनेंट्स हैं इनके मल्टीप्लायर सेम है। तो अब आप कहोगे पेट्रोल निकला है लेकिन लौटा नहीं है, केरोसिन लौटा है, पेट्रोल नहीं लौटा है, पेट्रोल गया बस आया नहीं। तो पेट्रोल में कितने की कमी आई? आप कहोगे 1 यूनिट की कमी आई, 1 यूनिट की कमी आई। और देखो ध्यान से पेट्रोल निकला कितना है, आपका 3:2 था और इसमें तुम अगर 20 लीटर बाहर निकालो तो पेट्रोल कितना निकलेगा, 12 लीटर, 12 लीटर निकलेगा। 3:2 का मतलब पेट्रोल 60% है उस मिक्सचर में, तुम 20 लीटर निकालोगे 12 लीटर पेट्रोल निकलेगा। तो ये जो 1 यूनिट की कमी आई है ये 12 लीटर की कमी आई है। अब 1 यूनिट अगर 12 लीटर है तो कुल वॉल्यूम शुरू में कितना है, यहां 5 यूनिट, तो कुल वॉल्यूम जो होगा आपका वो 5 × 12 होगा, यानी ये वैल्यू क्या होगी, 60 लीटर के बराबर होगी। आपका आंसर क्या हो गया, सी। एक तरीका, मैं दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका है, आप कहोगे पहले मिक्सचर में मेरा जो पेट्रोल है वो 60% है, फिर क्या हुआ, आपने निकाला वापस केरोसिन डाल दिया तो पेट्रोल डिक्रीज हुआ है, और अब क्या हो गया 2:3 में 40% हो गया। अगर 60% 40% हो गया है तो आप कहोगे यहां से 1/3 निकाला गया है, 1/3, यानी मिक्सचर का वॉल्यूम जो भी है उसका 1/3 हमने निकाला है। और क्वेश्चन में दिया है कि नहीं 20 लीटर निकाला है, तो 1/3 अगर 20 लीटर है तो एक कितना है, 60 लीटर।
आप इसको बड़ी सरलता से कर सकते हो। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का हमने कंप्लीट वीडियो थियरी के साथ डाल रखा है रैम्बो मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके फॉलो कर लेना। मिक्सचर एंड एलिगेशन में तुम्हें जिंदगी में कभी समस्या नहीं आ सकती। इतना बढ़िया तरीके से मैंने उसमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया हुआ, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी रैम्बो मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। यह सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 924 कह रहा है कि ललित, पीयूष और अजय एक वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं। वृत्ताकार पथ की परिधि 600 मीटर है। कितने समय में वो एक साथ शुरुआती बिंदु पर पुनः मिलेंगे? सवाल में दम कुछ नहीं, लेकिन समझना है ये क्या मतलब है, कितने समय के बाद वो शुरुआती बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा सर, बहुत इत्मीनान और ध्यान से आपको ये सवाल मैं दिखाने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखो सर्कुलर आपका ट्रैक है सर, ये सर्कुलर ट्रैक है, ध्यान से देखिए, इस पे तीनों दौड़ रहे हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो तीनों की जो स्पीड से मैं लिख रहा हूं, एक है 600/20, यानी ये हो गया आपका, कितना टाइम इसको लगेगा एक चक्कर लगाने में, आपको हो गया 30 सेकेंड्स। दूसरे को लगेगा 600/30 यानी लगेगा 20 सेकेंड। तीसरे को लगेगा 600/50 यानी 12 सेकेंड। अब देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है, एक जना हर 30 सेकेंड पे शुरुआत में आएंगे वापस, दूसरे जना हर 20 सेकेंड पे वापस आएंगे शुरुआत में, तीसरे जना हर 12 सेकेंड पे वापस आ रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये देखना है कि वापस ये सेम टाइम पर कब आएंगे। तो एक हर 30 के मल्टीपल टाइम पे, जैसे 30 है, 60 है, 90 है, 120 पे आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। दूसरा कब आएगा? 20 पे आएगा, 40 पे आएगा, 60 पे आएगा, ऐसे करके। और तीसरा 12 पे आएगा, 24 पे आएगा, 36 पे आएगा। तो कौन सा वो समय होगा ऐसा पहला, जब ये सब इंटीजर नंबर ऑफ राउंड्स लगा लेंगे? आप कहोगे कुछ नहीं करना है, आप निकालो एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना है आपको? 30, 20 और 12 का एलसीएम निकालना है। और 30 और 20, 12 का एलसीएम कितना होता है? 60 सेकंड। आप देखो 60 सेकंड के बाद सब यहां पर फिर से होंगे। ये 2 चक्कर लगा चुका होगा, ये 3 चक्कर लगा चुका होगा, ये 5 चक्कर लगा चुका होगा, बट सब यहां फिर से आ जाएंगे। और सब यहां फिर से आ जाएंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? 60 सेकंड होगा। 60 सेकंड होगा। अब मैं आपको एक देता हूं क्वेश्चन जो आपको करना है। ये तो बात चलो सही हो गई कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा 60 सेकंड के बाद मिलेंगे। मैं आपको एक सवाल देता हूं जो आपको कमेंट करके उत्तर बताना है, और वो सवाल ये है कि ये पहली बार कहीं भी, स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये पहली बार कहीं भी कहां मिलेंगे, कितने टाइम के बाद? मैं जानना चाहता हूं कि टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग क्या है। यहां पर टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग क्या है, जरा निकालना। क्या वो 60 सेकंड ही है, कुछ और है? और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। ये तो हो गया पहली मीटिंग जो यहां पर दोबारा होगी, शुरुआत में ही दोबारा होगी। लेकिन क्या पहली मीटिंग जो पहली बार ये कहीं मिले हैं, कहीं अलग भी है? कहीं अलग भी है क्या? वो पता करो और वो टाइम बताओ कि क्या वो 60 सेकंड ही आएगा, यानी ये दोबारा जो यहां पर मिल रहे हैं वो यहीं शुरुआत में ही मिलेंगे, या कहीं बीच में भी इनकी मुलाकात हो सकती है? लगाइएगा और इसका उत्तर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 925 कह रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में जो ए है वो बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब कहता है तुम चलो 100 मीटर आगे से दौड़ो, 1 किलोमीटर की रेस से कह रहा है 100 मीटर आगे से दौड़ो। करते हो अपने भाइयों के साथ, बचपन में बहुत किया होगा। अच्छा ठीक है, और मजा भी आता है। उसके बाद 200 मीटर से तुमने हराया, मतलब 100 मीटर आगे से तुमने एक तो चलने दिया और 200 मीटर से तब भी हरा दिया। घोर बेइज्जती करी है तुमने बी की। ऐसे ही कर रहे थे छोटे भाई लोग, जब नाटक करते हैं तो ऐसे ही करते थे। या मोहल्ले के वो जो गली मोहल्ले के छोटे लौंडे नहीं होते हैं, इतने बड़े होते हैं, बित्ता भर के होते हैं ऐसे, और ऐसे टसन में ऐसे चेहरा उठा के ऐसे बात करेंगे, टसन में बोलेंगे, दौड़ के दिखाओ हरा देंगे तुमको। मेरे होते ना ऐसे लोग, यही करना पड़ता है उनके साथ। तो एक मिला पहले बी, तो बी को हराया, फिर एक सी आ गया, इतना बित्ता भर का था खड़ा। अरे इसको हरा दिए बी को, हमको हरा के दिखाओ ना। तो तुमने इसको कहा चल ठीक है तू भी 100 मीटर के आगे से दौड़, और इसको तुमने 300 मीटर से हरा दिया। ठीक है, फिर तुमने कहा देखो तुम्हारी औकात नहीं है 2 बित्ता भर लोगों की मुझसे रेस लगाने की। अब एक काम करो, तुम दोनों आपस में रेस लगाओ 350 मीटर की, देखते हैं कौन जीतता है। तो यही सवाल है। तो लेट्स, वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। तुम कहोगे जब ए 1000 मीटर कंप्लीट करेगा तो बी ने कितना चला है? 100 मीटर। देखो उसको पहले से ही स्टार्ट मिला हुआ है, तब भी वो 200 मीटर पीछे रह गया। 100 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ, ये देखो लाइन है, यहां इसको 100 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है बी को, और तब भी जो है 200 मीटर से हार गया है। तो जब ए यहां से यहां पहुंचेगा
तो B यहां से यहां पहुंचेगा, ये जो दूरी है ये 700 मीटर ही है, तो यहां आप लिखोगे 700 मीटर। जितने समय में A 1000 चलेगा, B 700 चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनके डिस्टेंस का रेशियो या फिर इनके स्पीड का रेशियो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, 10:7 है। अब मैं कहूंगा यहां पर मेरे पास A है और C है, सेम सिनारियो में फर्क बस यहां आने वाला है, क्योंकि ये 300 मीटर से हराएगा और 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब C उतने ही समय में 600 चल रहा है। तो आप कहोगे यहां पर जो वैल्यू अब आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो, मुझे A 1000 पे ये 700 है, ये 1000 पे 600 है, तो अगर B और C की रेस करानी हो तो मुझे B और C का रेशियो चाहिए। तो जब ये 700 है तो ये क्या है, 600 है। लेकिन आपको कितनी रेस करानी है, 350 मीटर की। इसको 700 ना रख के अगर इसको आप 350 रखते हो तो ये कितना होगा, ये आपका 300 होगा। आप खुद देखो हार कितने से हो जाएगी इसकी, 50 मीटर से। यानी B अगर 350 मीटर की एक रेस लगाए C के साथ तो 50 मीटर से उसको हराने वाला है, और इसका उत्तर क्या हो गया, C। रेस का बड़ा ही अच्छा सवाल है और आप बड़ी शानदार तरीके से आसानी से इसको कर सकते हो अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है कि कितने जीरो होंगे इस प्रोडक्ट के अंत में। जीरो कैसे बनता है, 1 5 1 2 मिलके क्या बनाता है, जीरो। 5 और 2 मिलके जीरो बनाता है। अब अगर 2 ज्यादा है 5 कम है तो जितने 5 होंगे उतने जीरो बनेंगे, एक्स्ट्रा 2 बचा रहेगा। अगर 2 कम है और 5 ज्यादा है, जितने 2 होंगे, आपको निकालना है 2 और 5 में से दोनों की पावर्स कितनी है, और जो कम है वो पकड़ लेना है। अब आप अगर यहां ध्यान से देखो तो 5 यहां पर जितने भी नंबर लिखे हैं सब में मौजूद है, 2 सब में मौजूद नहीं है, 2 सब में मौजूद नहीं है, 2 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है, 2 बाकी नंबरों में है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां पर 5 ज्यादा है, लेकिन सिर्फ महसूस होने से नहीं होता है, क्योंकि 2 मान लिया 40 में आ रहा है तो देख रहे हो 2 की पावर 3 है, 40 में 8 पंचे 40 है, 2 की पावर 3 मौजूद है। तो डिपेंड करता है कि हो सकता है कम जगहों पर 2 आ रहा है बट टोटल क्वांटिटी 2 की ज्यादा हो। तो इससे ऐसे रैंडमली गेस करने के बजाय 2 और 5 दोनों की पावर निकाल के देखो कौन ज्यादा है कौन कम है, उसके हिसाब से हम उत्तर लगाएंगे। अब अगर मैं 2 की पावर को लिखूंगा तो मैं कहूंगा 1 यहां पर आएगा, 2 पंचे 10, और यहां 5 भी लिखते जाएंगे। यहां 25 में 5 2 बार आया लिख दिया, यहां 5 × 7 है तो 5 × 7 है तो 5 एक बार आया, 7 छोड़ दो, 7 का काम ही नहीं है यार। 40 है तो आप कहोगे 8 पंचे 40 है तो 1 यहां पर आएगा, और 8 में 2 की पावर 3 है, 3 यहां लिखेंगे। ये 50 है, 50 में 25 है, 25 × 2 है तो यहां पर 1 बार 2 है और 2 बार 5 है। फिर आपका 60 है, ये आपका 4 × 5 × 3 है, 3 से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे 5 और 2 से मतलब है, तो 1 5 यहां मौजूद है तो 1 ये लिख दिया, और ये 4 × 15 है तो 4 की वजह से पावर में यहां 2 आ गया। अब ये जो नंबर है इस नंबर में सिर्फ 5 आएगा एक बार, और 13 से मतलब नहीं है। अब देखो 5 की पावर जो आपकी आ रही है यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 आ रही है, और 2 की पावर जो तुम्हारी आ रही है 3 2 5 और 2 7 आ रही है। ठीक है, तो 2 की पावर 7 जो है लीस्ट है तो आपके जीरो जाएंगे, वो 7 आएंगे। 5 की पावर 9, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो 2 5 बचे रहेंगे, हम क्या करें, वो तो जीरो बनाने के लिए उसको 2 चाहिए, 2 है ही नहीं है, तो इतना ही आएगा 7। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। इस सवाल में कह रहा है कि सुरेश ने परचेज यानी खरीदा है, अलग अलग तरह के तेल खरीदे हैं। पहला जो मिक्सचर है तेल का उसमें कह रहा है कि तेल और पानी मिला हुआ है 3:4 में, और जो दूसरा मिक्सचर है उसमें तेल और पानी 5:6 में है। कह रहा है दोनों को ये मिला देगा, और मिला के जो कंबाइंड मिक्सचर बना रहा है वो 36 लीटर का है। एक टाइप का तेल दूसरे टाइप का तेल मिला दिया, जो मिक्सचर बन रहा है वो 36 लीटर का है, दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम। और कह रहा है उसमें जो रेशियो है तेल और पानी का वो 4:5 है। आपको बताना है कि जो क्वांटिटी होगी पहली मिक्सचर की, पहला मिक्सचर किसको बोला है इसने, जिसमें तेल और पानी का रेशियो 3:4 था, तो कहना है उसका कितना क्वांटिटी होगा इस 36 में से। तो देखो क्या करना है तुमको सर, आप कहोगे मेरे पास ये जो वैल्यू है ना सर, यहां पर लिख रहा हूं मैं 3:4, इसका टोटल 7 है। फिर आपके पास वैल्यू क्या है 5:6, इसका टोटल कितना है 11 है। और तुम्हारे पास एक वैल्यू है 4:5, इसका टोटल क्या है 9 है, इसका टोटल आपके पास 9 है। दैट इज व्हाट द वैल्यूज आर। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं यहां पर, कि यहां पर जो मात्रा है तेल की वो 3/7 है, यहां तेल की मात्रा जो है वो 5/11 है, और जो मिक्सचर है इसमें तेल की मात्रा आपकी 4/9 है। हम एलिगेशन लगाएंगे, बट एलिगेशन में आप चाहो तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आपको अभी समझ में आएगा। 3/7, 5/11 और 4/9, इस पे आपको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाने के बाद ये जो रेशियो निकल के आएगा, आप कहोगे ये जो टोटल वॉल्यूम है 36 लीटर का है, मतलब इसको मिला के 36 लीटर का है, तो ये जो भी रेशियो आएगा
उसको मैं देख लूंगा कितना लीटर है, यही पूछा गया है, ये 3:4 वाला। तो 3:4 इज 3 आउट ऑफ 7। तो आप जब यहां से एलिगेशन लगाते हो ना सर, तो अगर सारे नंबरों को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसको तुम x से गुणा करो, इसको भी x से गुणा करो, इसको भी x से गुणा करो, तो यहां वो x वाला टर्म आएगा, कट जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो में फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर ये फ्रैक्शन आपको हटाना है तो आप इन सबको ना 7 × 11 × 9 से मल्टीप्लाई करो। इसको 7 × 11 × 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 से मल्टीप्लाई होगा, 7 कट जाएगा। यहां 7 × 11 × 9 करोगे तो 11 कटेगा और ये 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां आपका 9 कटेगा और 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एलिगेशन आपको लगाना है श्रीमान, वो ये इस पे लगाना होगा। 99 × 3 आपका होता है 297, यहां लिखो। 77 × 4 आप करते हो तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 308, 154 और का डबल 308। और ये जो वैल्यू आपकी मिल रही है 5 × 63, ये कितना होता है आपका 5 × 63 आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 5 नहीं है, 4 है, ये 4/11 है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये बीच में आएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू होगी 315, सही लिखा हुआ है, ये 5 यहां पर होगा, करेक्ट है। 315 यहां होगा और यहां 308 होगा। तो ये वैल्यू आपकी 7 आ गई और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 11 आ गई। ये वो 3:4 वाला था और ये वैल्यू आपकी 5:6 वाली थी। तो आप कहोगे ये मुझे निकालना है, आप कहोगे 11 7 18 जो बना इसका टोटल है 36 लीटर। तो एक पार्ट मेरा हो गया 2 लीटर और एक पार्ट अगर 2 लीटर हुआ तो ये 7 पार्ट कितना हो गया, 14 लीटर। 14 लीटर आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया ए। सवाल आसान है, किंतु इसमें जो फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं ये समझना कि इनका एलसीएम निकालना है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका उत्तर सरलता से आ जाएगा। सवाल देखिए, कह रहा सुरेश जो है एक एस्केलेटर पे चलता है और उसकी जो गति है वो 6 स्टेप पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 6 स्टेप चढ़ेगा वो, और कह रहा है कि वो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा ऊपर, फिर वापस आएगा, उसकी खुद की स्पीड वही है लेकिन अब उसको 30 सेकंड लग रहा है। क्यों? पहली बार जब तुम ऊपर जा रहे हो ना तो तुम्हें एस्केलेटर मदद कर रही है, तुम जा रहे हो पीछे से धक्का दे रही है तुमको, चल ऊपर, मतलब वो सीढ़ी तुम्हारे साथ लेके जा रही है। जब तुम नीचे आ रहे हो ना तो तुम नीचे आ रहे हो, एस्केलेटर ऊपर जा रही है, तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा। अब एक केस में तुम्हारी जो स्पीड है एक तरह से रिलेटिव वो 6 + s है, s मान लेते हैं एस्केलेटर की स्पीड है, इसका 6 स्टेप पर सेकंड है, उसका मान लेते हैं s स्टेप पर सेकंड है, ठीक है, तो उसको मान लेते हैं s से दिक्कत हो रही है तो x मान लेते हैं, पर x लिखने पे कई बार लोगों को अपनी x याद आ जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, मान लो उतरते समय स्पीड क्या होगी, 6 - x होगी। तो डिस्टेंस सेम है बिकॉज उसको ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल इफेक्टिव लेंथ बराबर चलना है। तो डिस्टेंस रेशियो क्या होगा, यहां पर स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होगा। तो यहां पर आपको 30 सेकंड लगा, यहां 30 लिखो, यहां 10 लिखो, अरे भाई 6 + 1 ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा वाला टाइम जाएगा। रिवर्स टाइम रेशियो नहीं सोचना, मत सोचो, ज्यादा टाइम ऊपर रखो कम टाइम नीचे रखो, क्योंकि 6 + x 6 - x से ज्यादा ही होगा। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो, तो आप चाहो तो वैल्यू रख के देख सकते हो कि x की वैल्यू 3 दिख रही है मुझे। अगर ऐसे नहीं देखना है, अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 18 - 6 12 हो गया, 12 बराबर आपका हो गया 4x, x वैल्यू 3 आ गई। अब x 3 आई तो उत्तर नहीं आया। अभी पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स हैं कितने, देखो 6 + x कितना हो गया 9, और जब रिलेटिव स्पीड तुम्हारी 9 की थी तो तुम्हें 10 सेकंड लगे थे, तो ये कितना हो गया 90 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप पर सेकंड इफेक्टिव रिलेटिव स्पीड है तुम्हारी जब तुम ऊपर जा रहे हो। तो टोटल स्टेप 10 सेकंड में कितने चले गए होंगे, 90 चले गए होंगे। 60 तुमने चलाया और 30 एस्केलेटर खुद लेके चला गया तुमको, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे वो 90 होंगे। बड़ा शानदार सवाल है, बट बेसिक से हो जाएगा आसानी से। देखो ये सवाल आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि ये वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। 322, 340, 525, 920, 19, 17, x 18, वैल्यू दी हुई है आपको 49, तो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। देखो ध्यान से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके देखिए कितना हो गया आपका 662, 1187, 2107। तो ये हो गया आपका 2107। नीचे देखो 36 और 18 54 - x, 49 इधर ले जाओ और 54 - x उधर ले जाओ। 49 से डिवाइड करो तो 49 × 4 जाएगा आपका 196, 14 बचा 147, 49 × 3, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है सर 11।
सो x की वैल्यू 11 आ गई, सॉल्व कर दो। तो ये तो बचपन वाला सवाल था, बचपन का सवाल कर लो आसानी से, क्या प्रॉब्लम है ना? समझ में आया कि नहीं? बचपन की बातें हैं। तो एक एक x की वैल्यू निकालने जोड़ के कच्चा 6 में ये सब काम करते थे यार तुम लोग। इसमें भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कंफ्यूज हो गए पता लगा इसमें भी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक सेक्शन ए और बी में दिया 504 है, तो 102 सेक्शन है ए और बी, 504 बच्चे हैं, उसमें कह रहा है ए और बी में जो कुल छात्रों की संख्या का अनुपात है वो 7:5 का रेशियो है। चलो ठीक है, ए में बी में जो औसत है वो 20% ज्यादा है, बी का औसत ए से 20% ज्यादा है, ठीक है। और औसत वजन टोटल अगर दोनों को ए और बी को मिला लें तो 52 है, कह रहा है। आपको बताना है सेक्शन बी में कितना औसत वजन होगा, सेक्शन बी में कितना वजन होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्या है, ए बी, पहली बात तो इस 504 का कोई लेना देना नहीं है। जब रेशियो दिया है दोनों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो हम औसत निकाल सकते हैं, हमें अलग अलग कितने कितने बच्चे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपको पहले तो दिया है कि ये 7:5 में है, ठीक। और ये अगर 5x है एवरेज, तो आपको ये बोला गया है कि यहाँ 20% ज्यादा है, यानी 6x है। आप ओवरऑल एवरेज जरा निकालो, 7×5 = 35x प्लस 5×6 = 30x डिवाइडेड बाई 7×5 = 12, ये ओवरऑल औसत आपको 52 दिया हुआ है। ये वैल्यू हो गई 65x/12 बराबर 52। हुआ कि नहीं? यस। अब आपको हो गया 65 से 13×5 = 65 बनेगा और 13×4 = 52 बनेगा। क्या 5x की वैल्यू 48 आ रही है? 5x 48 आ गया, तो ये कितना होगा जो पूछा गया है बी का औसत, 20%, इसको बढ़ा दो तो 6x की जो वैल्यू होगी अगर आपको निकालनी है तो वो 48 प्लस इसका 20% यानी 9.6 है, 57.6। 57.6 आपको दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है, वेटेड एवरेज लगाओ, A1W1 + A2W2 अपन W1 + W2 बराबर AWT, बस खत्म हो गया, ये कुछ नहीं सवाल में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। ये सवाल दिया है कि एक डायग्राम है, इसमें जो भी ट्राइंगल्स आपके बने हुए हैं, ये सारे ट्राइंगल्स, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं जिसमें इनकी लंबाइयां 2 यूनिट है, यानी साइड आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के दिए 2 यूनिट। आपको ये पूछ रहा है कि बताओ ये जो डॉटेड लाइन है ये, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखो कैसे सवाल को करोगे, अगर ये सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं तो क्या ये 60 डिग्री होगा? क्या ये भी 60 डिग्री होगा? बिल्कुल, 60 60 120 होगा। अब देखो जो ट्राइंगल तुम्हारे पास बचेगा वो ये ट्राइंगल है। अगर ये डॉटेड लाइन मुझे निकालनी है सर, इस डॉटेड लाइन को थोड़ी देर के लिए x मान लो, आप कहोगे ये 2 है मेरे पास और ये मेरे पास क्या है 4, 2 2 4, और ये एंगल तुम्हें दिया है 120, यही तो है। आपको x निकाल लेना है, क्या करोगे? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल दूर से चिल्लाएगा मुझे लगा दो, मुझे लगा दो, प्लीज मुझे लगा दो, प्लीज मुझे लगा दो, लगा दो। अब एक काम आप करना, इसको 2 और 4 मत लो, इसको 1 और 2 लो, 1 और 2 लेके सॉल्व करो। हमने जो ट्राइंगल दिया है उसका ना क्या किया पता है आपको, उसी का एक सिमिलर ट्राइंगल निकाल लिया, आधा कर दिया साइड, आधा कर लो, निकाल लो, बाद में उसको डबल कर देंगे, बस साइड को हो गया, आसानी रहेगी। 1 और 2 लेके चलो, x निकाल लो, बाद में हम लगा देंगे 2x हमारा वैल्यू होगा, डबल कर देंगे। तो आप कहोगे cos 120 बराबर क्या होगा, ये होगा आपका सिंपली 1² + 2² माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 × 1 × 2, साइड 1 और 2 लिया मैंने। cos 120 माइनस साइन 30 होता है तो ये -1/2 हो गया, ये आपका हो गया 5 - x² 4, 2 से काट दो 2 बनेगा। यहां से आपको मिला x² - 5 = 2, x की वैल्यू आ गई √7। x अगर √7 आ गया तो √7 उत्तर नहीं है तुम्हारा ये जो वैल्यू यहां पर आया ये √7 आया, लेकिन जब हमने इसको 1 और 2 लिया तब ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये तो आ जाएगी अब 2√7, और 2√7 में किसी भी ऑप्शन में 2 बाहर नहीं है तो अंदर ले जाओ, ये वैल्यू हो जाएगी √7 और 2 अंदर जाके 4 बनेगा, 7 × 4 = 28। तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। कोसाइन रूल से सरलता से उत्तर आ गया। तो हर सवाल को देख कर डर नहीं जाना है, देखो कि क्या उसमें सब्सटेंस है, उसके हिसाब से उसको लगा दो। पढ़ो सवाल। ये कह रहा है आपके पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें एंगल ए 70 डिग्री है, डी भुजा एसी पर है, एंगल ए का कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर एच पर बीडी को प्रतिच्छेदित करेगा और ई पर बीसी को प्रतिच्छेदित करेगा। एएच और ईएच का रेशियो दिया है, बीएच और एचडी का रेशियो दिया हुआ है, सी एंगल निकालना है।
तो देखिए ये आपके सामने डायग्राम है जो सारा प्रोवाइडेड है। यहां पर ये बोला है कि ये 70 डिग्री है पूरा, ये 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। ये आपको बोला गया एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है और ये कोई जनरल लाइन है। ये 3:5 है, ये 3:1 है। मुझे जो निकालना है वो निकालना है एंगल सी। अब एंगल सी निकालने के लिए सर किसी तरह से या तो एंगल बी मिले तो हम एंगल सी के बारे में जान सकते हैं, राइट? कुछ तो करें। अब आपको सारा कुछ साइड रेशियो दिया है। अगर सब कुछ साइड रेशियो दिया हुआ है तो आप पहले ये कोशिश करो, ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है ये इस भुजा को कैसे बांटती है? इन दोनों के साइड रेशियो में बांटती है, ये तो पता ही होगा सबको। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? दो साइड्स होती हैं जो इस एंगल से निकल रही होती हैं, उसी के रेशियो में अपोजिट साइड को बांट देती है। तो कोशिश करते हैं इसका साइड रेशियो निकालने की, क्योंकि अगर वो साइड रेशियो 1:1 आ जाए अगर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। और अगर आइसोसेलेस प्रूफ हो गया तो 70 से ये 35-35 मिल जाएगा। ये होता है एग्जामिनर के माइंडसेट में जाना कि जो गिवन डेटा है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो लेकिन ये एजम्पशन है, हमें नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, पर कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसका रेशियो निकालने के लिए मास पॉइंट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये 5 है, ये 3 है, तो आप कहोगे ये 5 और 3 है, तो यहां जो वजन होगा ये 5 किलो रखते हैं और यहां वजन जो होता है वो 3 किलो रखते हैं, तो ये बैलेंसिंग हो जाती है। कहते हैं ये 5×3=15 है, ये 5×3=15 है। जो रेशियो होता है लेंथ का उसका रिवर्स वेट रेशियो होता है। अब टोटल वेट अगर आपने यहां 8 बनाया है तो इधर भी वेट हमें 8 बनाना है। आपको लग रहा होगा कि यहां 3 और 1 रखते हैं रेशियो के हिसाब से, लेकिन 3 1 से टोटल वेट 4 होगा। हमें 8 बनाना है इसके बराबर, ये बराबर ही करना होता है। तो अगर 8 बनाना है तो आप कहोगे यहां 3 है तो यहां 6 किलो रखेंगे और यहां 1 है तो यहां 2 किलो रखेंगे, तो इससे भी 8 किलो ही आएगा इस पॉइंट पर, एच पर। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो आप खुद मुझे बताओ कि ये 3 है और यहां अगर 6 है तो सी कितना होगा? 6 किलो होगा कि नहीं होगा? यस, 6 नहीं होगा बल्कि ये भी 3 होगा। तभी तो 3 और 3 का टोटल इस पॉइंट पे आया। और आप देखना इधर भी ये मैच करेगा, 2 और 3 का टोटल 5, सब बैलेंस हो गया। अब ये 6 किलो सेंटर में, ये 3 और 3, तो इस वेट का रेशियो 1:1 है, तो इवन ये साइड रेशियो भी आपको 1:1 मिलेगा। 1:1 अगर साइड रेशियो मिला तो मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है 1:1 में। 1:1 में बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये ट्राइंगल तुम्हारा आइसोसेलेस है, ये और ये बराबर है, तभी ये 1:1 बनेगा ना। ये बराबर होगा तभी ये 1:1 देगा आपको। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? Then there is nothing left in the question actually. You will say this particular angle will be, ये अगर 70 है तो ये प्लस ये 110 बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ये वैल्यू आपकी हो गई 55 डिग्री, 55। इवन आपको अब ये भी मालूम चल गया कि ये 90 डिग्री होगा। यहां से भी सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे? 90 इसलिए होगा क्योंकि जब ये आइसोसेलेस हो गया तो आइसोसेलेस में जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये 90 हो गया और ये 35 है, तो 90 - 35 55 के बराबर होगा। तो दोनों तरीके हैं इसको बोलने के। तो एमपीजी का यूज़ किया हमने, एमपीजी का यूज़ करके रेशियो निकाला और फिर हमने आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सवाल देखिए, सवाल करा है एक वृत्त है आपका, एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी आपकी कॉर्ड हैं, पी पर लंब रूप से प्रतिच्छेदित करते हैं। तो वो कॉर्ड परपेंडिकुलर कॉर्ड्स हैं पी पर। एपी की वैल्यू दी है, पीबी की वैल्यू दी है, सीपी की वैल्यू दी है। तो परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है? 2πr, रेडियस निकाल लो, आ जाएगा। तो ये देखो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ए बी सी डी, ये 20 है, ये 36 है, ये आपका 24 है और ये आपका पता नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होगा ना, AP × PB बराबर CP × PD। ठीक, यहां से जरा रखो, 20 × 36 बराबर 24 × PD। PD की वैल्यू निकालिए सर, 30 आ जाएगी। तो ये वैल्यू तुम्हारी निकल के आ गई 30। मुझे रेडियस निकालने का है, तो रेडियस के लिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां अगर आप सेंटर लेते हो और इस सेंटर से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्या करता है? बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ये पूरी लेंथ कितनी आई है जरा बताओ? आप कहोगे पूरी लेंथ आई है 54, तो ये लेंथ कितनी बचेगी? 27। ये लेंथ कितनी बचेगी? 27। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये 24 है, राइट? ये डायग्राम जो बना है थोड़ा सा मतलब
दिशा इसकी थोड़ी सी उल्टी है, ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं ताकि उस तरह का कंफ्यूजन ना हो। 30 ऊपर होना चाहिए, तो यहां पर आप डी लिखो और यहां पर आप सी लिखो। और थोड़ा सा मैं एक काम और करूंगा, ये जो वैल्यू 30 है इसको यहां से हटाओ, ये 24 को आप यहां से हटाओ और इसको थोड़ा सा सही से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 30 है और ये मेरा जो 30 आया और ये वैल्यू मेरी 24 आई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर आप बाइसेक्टर देखोगे तो ये जो लंबाई है ये कितनी है, ये 27 है। 30 और 24 54 का आधा बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये ओ मान लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है आपकी 27 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 3। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वैल्यू 3 के बराबर होगी। दूसरा क्या है कि जब आपने यहां पर परपेंडिकुलर डाला तो 36 और 20 कितना है, 56 है कि नहीं है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आई, आपको हो गया 28 के बराबर आई। आधा कितना होगा आपका, 28 के बराबर होगा। तो अब आपको ये समझना है सर, जो बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो देखो रेडियस निकालना है। तो आप कहोगे ये वैल्यू 28 के बराबर हो गई, ये आपका रेडियस हो गया। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई यहां से, रूट ऑफ 28 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 28 का होता है 784 और 9 793, रूट ऑफ 793, तो 2 पाई आर आपका हो गया बी ऑप्शन। आसान सवाल है, स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो आपको यूज करने हैं और आपको वैल्यू मिल जाएगी। रूट ऑफ 793 एंड दैट्स व्हाट योर वैल्यू इज गोइंग टू बी। बट इस सवाल में इतना मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। इस सवाल को हम ओरल ऑब्जर्वेशन से भी लगा सकते हैं और मैं दिखाता हूं कैसे आप इस सवाल को बिल्कुल ओरली लगा सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। देखना ध्यान से, आपने कहा कि ये हमारा सिनारियो है जो दिया हुआ है कि नहीं है, यस। क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू पहले से पता है 20 और ये वैल्यू आपको पता है पहले से कि 26 है। ध्यान से देखिएगा कैसे ओरली लगाएंगे इस सवाल को। अब आपको पता है कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये वैल्यू 36 और 20 56 का आधा 28 बनेगा। अब रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस डेफिनेटली 28 से बड़ा होगा, ये वैल्यू 28 है, तो रेडियस मेरा 28 से बड़ा होना है। तो रेडियस अगर 28 से बड़ा है, देखो किसी भी ऑप्शन में ये आपका रेडियस ये 28 से बड़ा है क्या, नहीं, ये है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। द ओनली पॉसिबल आंसर इज गोइंग टू बी बी। तो प्रोसेस पे भी ध्यान रखो, स्टैंडर्ड स्टेप भी सीखो, लेकिन साथ ही साथ अपनी स्मार्टनेस को घर पे मत रख के चलो, उसको भी यूज करो। जस्ट गेट ए फेयर आइडिया दैट माई रेडियस विल बी मोर देन दिस। और यहां पर मैं बता रहा हूं ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखो एपी मुझे दिया है और पीबी मुझे दिया है, और एबी एक कार्ड है तो मुझे एबी दिया हुआ है। एबी मुझे कितना दिया है, 56। ऐसा देखोगे आप, कोई जो डायमीटर होता है वो किसी भी कॉर्ड से बड़ा होता है, क्योंकि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो आप कहोगे 2r विल बी मोर देन 56, 2r मोर देन 56, r मोर देन 28, r मोर देन 28 है तो 2 पाई r शुड बी मोर देन 28। देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट कैन बी करेक्ट व्हिच इज बी। कितना आसान है लगाना, तो ऐसे ही करो। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका क्षेत्रफल बता दो। रोम्बस का एरिया विकर्ण दिया हुआ है, तो अगर विकर्ण d1 और d2 होता है तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये तो बच्चे को मालूम है, बट यहाँ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये, इन दोनों में सारे अंक समान हैं और दशमलव का फर्क है बस लेफ्ट की राइट। तो यहां पर हम दशमलव को इग्नोर करके भी नहीं चल सकते, वरना मैं क्या कहता, अगर सारे ऑप्शन में अंक अलग है, जैसे यहां 1 8 7 6 5 है, यहां 8 7 5 4 5 है, यहां मान लिया ऐसा होता कि 1.8642 होता और ये 1.18442, मतलब कोई भी ऐसा आंसर नहीं होता जिसमें अंक बिल्कुल सेम है, कुछ ना कुछ अलग है, कि ऐसा ना हो कि डेसिमल को लेफ्ट एंड राइट करने से कोई ऑप्शन बन जाए, बट यहां ऐसा है। तो यहां पर एक धोखा है, और धोखा यही है कि अगर आप दशमलव, वरना हम दशमलव को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करके उत्तर निकाल लेते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो परेशान मत हो, देखते हैं कैसे इसकी कैलकुलेशन को हम लोग सरलता से कर सकते हैं। तो आप कहोगे आपकी जो वैल्यू है वो है हाफ इंटू 76.5 इंटू 49। देखना ध्यान से, ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यहां सब मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, बाद में हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखो, इस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या ये वैल्यू 24.5 आएगी, यस।
अब अगर इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो दशमलव के बाद क्या आपके 2 अंक आएंगे? यस, यहां दशमलव में 1 है, दशमलव में 1 है, दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। अब जब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -4 और आएगा कि नहीं आएगा? सेंटीमीटर टू मीटर जाओगे 10 की पावर -2, 2 बार जाओगे 10 की पावर -4, तो 4 डेसिमल के बाद और बढ़ने वाले हैं। यानी मेरे आंसर में दशमलव के बाद 6 अंक आने वाले हैं और दशमलव के बाद 6 अंक आने वाला ऑप्शन सिर्फ एक है। बाकी सब में 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6, दशमलव के बाद 6 अंक आने वाला ऑप्शन डी है। आप ऑप्शन डी को इस तरह से लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर ये क्लियर है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके कोई भी डेसिमल नहीं लिखा गया है, बल्कि इन्होंने सारी डिजिट्स को डाला है। अगर 5 डाला है, यहां 6 पूरा पूरा डाल दिया, जाहिर सी बात है डी करेक्ट है। एक तरीका। लेकिन आप कहोगे सर मान लिया 2 ऑप्शन में ऐसा होता, हम कैसे कर पाते? इसको कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैं करके दिखाता हूं। 76.5 को अगर आपको 24.5 से गुणा करने का मन है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए सर। इसको आप ऐसे लिखिए और इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिखिए। अब देखिए प्रोडक्ट निकालते हैं। 75 को आप 25 से गुणा करो, 75 को 25 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 1875। 25 का स्क्वायर इंटू 3, 625 इंटू 3। 75 को आप -0.5 करोगे तो 37.5 आएगा और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 37.5 प्लस में देगा। ये देखो कैंसिल हो गया। एनीवे आखिरी वैल्यू कितनी आ रही है? इसको मल्टीप्लाई करो 15 15 में आपका बनेगा 225, तो ये -2.25 हो गया। जो वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत है वो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? नहीं, 15 इंटू 0.5 है ना, तो 15 × 75 बनेगा 0.75 बना, 0.75 बना। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया 1874.25 बना। पर आपको ध्यान होगा कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 187,425 और 0.4 स्थान इधर जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप खुद देखना कि इस कैलकुलेशन को अगर आपको करना होता तो आप कैसे करते। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते तो बहुत तकलीफ होती है आपको, लेकिन इसको 75 प्लस और 25 माइनस में ब्रेक करने से फायदा ये हुआ है कि ये कैलकुलेशन बहुत सरल है। मतलब एग्जैक्ट निकालना भी आपके बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं करना पड़ा, इतनी आसानी से कैलकुलेट हो गया। छोटी छोटी बातें हैं जो कैलकुलेशन की आपको सीखनी है ताकि आपका जीवन सरल रहे, ठीक है? तो ये सवाल देखिए। अब ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक ग्राफ है 3x + y - 5 = 0, 2x - y - 5 = 0। ये एक पॉइंट a m, n पर इंटरसेक्ट करेंगे तो 3m + n की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ये डायग्राम आपके एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, ये मैंने बनाया है ताकि आपके लिए सहूलियत रहे आपको समझाने में। तो ये दोनों ग्राफ्स हमने प्लॉट किए हैं। ग्राफ को प्लॉट करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है? वो ये कैसे प्लॉट करते हैं? अगर आप x को 0 रखोगे, जैसे x को 0 रखोगे यहां पर तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप x को 0 रखो तो y की वैल्यू यहां से -5 आ जाएगी, तो y -5 है यहां पर, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा y को 0 रखो तो x 5/2 आया, फिर इसको ज्वाइन कर दो, 2 पॉइंट मिल गया। तो सेम ऐसी ये लाइन बनाई गई है। तो आइडियली सवाल को करने का तरीका ये होता है कि देखो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। वो जो वैल्यूज आएंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो m है। जो m और n पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर x और y कोऑर्डिनेट क्या है? जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को आप उठा के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। तो आइडियल तरीका यह है कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x और y की वैल्यू निकालो और उसको जाके जो है 3m + n जो है आपका, उसमें m की वैल्यू रख दो जो x का मान आएगा, n की वैल्यू रख दो जो y का मान आएगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन इस सवाल में एक चीज समझना दो, अगर m, n पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो m, n दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मैं x की जगह m लिख दूं पहली इक्वेशन में तो ये बनेगा 3m, y की जगह n रख दूं तो ये वैल्यू अपने आप ये बन जाएगी। क्या यही पूछा गया है तुमसे? यस, सीधे 3m + n की वैल्यू पूछी गई है तो ये 5 ही होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट मुझे पकड़ा दिया है, m और n जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो डेफिनेटली दोनों लाइंस पे लाई करेगा। अगर इन्होंने मुझसे कुछ ऐसा पूछा होता कि बताओ 3m + 4n क्या होगा, तब मैं m और n अलग अलग निकाल के रखना पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे डायरेक्टली नहीं दिखता ये। मतलब बेसिकली जो आप निकालना चाहते हो वो कोई पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, लेकिन आपने जो m और n मुझे दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो यहां पर रखने से ही मान निकल रहा है, तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना। तो ये बात पर नजर रखो कि एग्जामिनर अगर गलती थोड़ी सी कर बैठा है कि उसने 3m + n की वैल्यू आपसे पूछ रखी है सीधे, हो सकता है वो जान के भी ऐसा दे कि जो बच्चे स्मार्ट हैं वो फायदा उठाएं, या अनजाने में भी उससे हो सकता है।
जाने अनजाने में चाहे जैसा हो, तुम्हारा फायदा होना चाहिए। तो इस पर नजर रखो कि यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मान लिया इसी सवाल में आपसे पूछता कि 2m-n की वैल्यू बता दो, वो भी 5 ही होता, क्योंकि ये इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो 2m-n भी 5 होता। अगर 2m-n पूछ लेता तो भी आप आसानी से बता देते, कोई समस्या नहीं थी सर, ठीक है। बट एनीवे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं, दोनों ही क्वेश्चन को जोड़ दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों ही क्वेश्चन को जोड़ के एक्स की वैल्यू आ गई, फिर वाई की वैल्यू निकाल लो, रख दो, उत्तर आ जाएगा। तो मुश्किल भी नहीं है। सवाल देखिए, कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से इतना % के साथ यात्रा करे तो वह गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लेट पहुंचेगा, उसकी यात्रा का सामान्य समय क्या है। देखो 64.28% का मतलब पहले देखो क्या है, यह है 50% प्लस 14.28%, ये वैल्यू 1/2 होती है और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/7 होती है, 1/7 लो। 14.28 एग्जैक्टली 1/7 नहीं होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 1/7 होता है, उसको लो, वरना सवाल करते रह जाओगे, होगा ही नहीं। यहां पर ये जो डेटा दिया गया वो जानबूझ के साथ दिया कि तुम अप्रॉक्सीमेशन करो, ठीक है। यहां 14 बनेगा, यहां 9 बनेगा, तो इसका मतलब यह है कि शुरू की स्पीड अगर 14 है तो बाद की स्पीड क्या है, 9 है। अगर ये स्पीड रेशियो है तो समान डिस्टेंस के लिए टाइम रेशियो क्या होगा, 9:14 होगा। अब यानी 5 यूनिट का समय ज्यादा लग रहा है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है 20 मिनट के बराबर है। सो 5 यूनिट अगर 20 मिनट के बराबर है तो उसका जो ओरिजिनल स्पीड है 14, उस पर उसका टाइम कितना होगा, ठीक है। 5 यूनिट 20 के बराबर है तो आपको यह निकालना है उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना है। तो आप कहोगे 9 यूनिट, और जो 20 मिनट है, 20 मिनट है आपका, ये 20 मिनट 1/3, सॉरी 9 इंटू ये आप कहोगे 4 मिनट हो गया, मतलब 1 यूनिट, ऐसे कहोगे ना, 1 यूनिट 4 मिनट हो गया। और 1 यूनिट अगर 4 मिनट हो गया तो 9 यूनिट कितना हो गया, 36 मिनट हो गया। तो ओरिजिनल टाइम उसका 36 मिनट है। 36 मिनट का मतलब क्या है, 3/12 घंटे, 3/12, 3/5, सॉरी 3/5 घंटे, 3/5 आवर्स। ठीक है। सो 1 यूनिट 4 मिनट, 9 यूनिट 36 मिनट, 36 मिनट इस 3/5 घंटे, यानी आपका उत्तर हो गया ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, राजेश किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, कमल 40% कम कुशल है, तो राजेश उसको क्या करेगा, अल्टरनेट डेज पर कमल की सहायता करेगा। काम राजेश ने शेयर किया है, और मान लीजिए कि राजेश ने काम करना शुरू किया है, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। करें, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। देखो पहले तो राजेश दिया हुआ है और कमल दिया हुआ है। कमल 40% लेस एफिशिएंट है राजेश से, तो अगर ये 5 है तो ये 3 है। 40% कम का मतलब क्या हो गया, 2 कम हो गया, 5 3। राजेश पहले दिन काम करेगा, राजेश प्लस कमल अगले दिन काम करेंगे, फिर राजेश करेगा और फिर राजेश प्लस कमल करेंगे, ये ऑर्डर है। तो पहले दिन 5 होगा, दूसरे दिन 3 होगा, कुल मिला के 2 दिन मिला के 8 यूनिट का काम होने वाला है। काम है कितना, ये दिया हुआ है कि ये 9 दिनों में काम को खत्म कर सकता है, तो काम जो है टोटल 45 यूनिट का है। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा है तो क्या ये 5 और 3 होगा, नहीं, अगले दिन 5 और 8 होगा, राजेश प्लस कमल है, तो ये 13 यूनिट का काम होगा आई मस्ट से। तो कैसे ये काम खत्म होने वाला है जरा देखिए ध्यान से। आप कहोगे ये अगर 3 यूनिट चलें, मतलब 6 दिन चलें, हर एक 13 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, तो 3 दिन 3 यूनिट मतलब 39 काम हो गया, और इस काम को करने में 6 दिन लगेंगे। फिर आप कहोगे 6 का काम बाकी है, अब राजेश का नंबर फिर से आ जाएगा, तो राजेश 5 और कर देगा एक दिन में, 7 दिन हो गए। अब जो काम बाकी है मेरे पास 1 यूनिट का बाकी है, और जो करेंगे वो R प्लस के करेंगे अगले दिन। 1 यूनिट का काम करने में इनको 1/8 दिन और लगेगा। तो जो उत्तर है आपका, आप देखो यहां पर 6 1 7 और 1/8, आंसर हो गया आपका ए, 7 1/8 डेज। 7 1/8 डेज इज योर आंसर, बिल्कुल आसानी से हो गया। ए और बी एक काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में, सी और ए 36 दिनों में। ए को अगर 3720 रुपए मिलता है कंप्लीट करने के लिए काम को, तो बताना है बी का शेयर कितना है। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी, यहां पर मैं लिख रहा हूं बी प्लस सी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं सी प्लस ए। ध्यान से देखना, ये 18 है, 18 24 36 का एलसीएम कितना होगा, आप जरा बताना कितना एलसीएम लोगे। 72, 36 वाला 2 देगा, 24 वाला आपको कितना देगा, 3 देगा, और 18 वाला आपको 4 देगा। अगर सब जोड़ दूं मैं ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आएगी 9 के बराबर।
सो a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 4.5 के बराबर है। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी मेरा 4 है, मैं यहां ए बी सी लिख रहा हूं, इनका रेशियो निकालना है मुझे। a प्लस बी 4 है, a प्लस बी 4.5 है, तो c कितना हुआ? 0.5 हुआ। c प्लस ए मेरा 2 है, ये 4.5 है टोटल, तो ये कितना हुआ? 2.5 हुआ। 2.5 हुआ कि नहीं हुआ? यस। b प्लस सी मेरा 3 है और टोटल मेरा 4.5 है, तो a कितना हुआ? 1.5 हुआ। तो अल्टीमेट जो रेशियो बन रहा है सर एबीसी का, डबल कर लो तो 3, 5 और 1 बन रहा है। दैट्स द रेशियो। 3, 5, 1 मेरा रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे ए को मिल रहा है कितना? 3720, तो 5 यूनिट निकाल लो, कितना होगा? 3 से डिवाइड कर लो, 1240 हो गए। इसको आप 1240 से गुणा कर दो, 1240 का 10/2 निकाल लो, 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6200 आ जाएगा। आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। 938 का आंसर क्या हो गया? ए। कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी रेशियो निकाल लिया, उत्तर आ गया मेरा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि 3 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है उनके मध्य अंतर, और जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर, दोनों का अनुपात आपने निकाला 19/6 आया, तो ब्याज दर क्या होगा? देखो ये एक सिंपल सा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स और CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, जब कंपाउंडिंग एनुअली की जाती है तब उस केस में आपका ये वैल्यू 3+R% के बराबर होता है। यहां जो क्वेश्चन है इसमें दिया है 19/6। 19/6 का मतलब देखा क्या हुआ? 3 + 1/6, यानी जो R है इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 1/6 है, तो परसेंटेज में ये कितना आएगा? 16/2/3%। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। जो R परसेंटेज है, यही एक्सप्रेशन होता है। CI माइनस SI फॉर 3/CI माइनस SI फॉर 2 अगर आप करते हो तो वो वैल्यू आपकी होती है 3+R%। यहाँ 19/6 तो 3 + 1/6 है, तो R% की वैल्यू 1/6, तो परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? 16/2/3। 1/6 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है? 16/2/3। आंसर क्या हो गया? ए। अगला सवाल देखो, x + 1/x + 5 0 है, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सवाल है। आप पहले में 5 जोड़ दो तो ये बनेगा x + 5 + 1/x + 5, और ये वैल्यू 5 के बराबर हो गई। आपको अब मान लिया ये मैं बोलूं निकाल दो यहां से, x + 5 - 1/x + 5, तो क्या करोगे आप कहोगे ये वैल्यू होगी कितना? 5² - 4, ये वैल्यू आपके √21 के बराबर होगी। लेकिन आपको तो ये निकालना है x - 1/x + 5। अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू क्या करना है? वो 5 इधर लेके आ जाओ, सो √21 - 5 हो गया, और √21 - 5 क्या है? ऑप्शन आपका होगा ए। ठीक है, पहला तरीका। मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। देखो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कब 0 हो सकता है, मैं एक लगभग आइडिया दे रहा हूं आपको। अगर आप x को 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0.5 आएगी, 0.2 आ जाएगी, लगभग पॉजिटिव में आ जाएगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि x को लगभग -0.2 रख दो। अगर -0.2 रखोगे तो -0.2 बनेगा, और ये वैल्यू आपकी 1/4.8 बनेगी। ये 0.2 से हल्का सा ज्यादा है, मतलब ये, लेकिन दिख रहा है कि इसी के आसपास कहीं 0 हो जाएगा, मतलब क्योंकि बैलेंसिंग हो रही है। x की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली है 0.2 के आसपास। आप अगर x की वैल्यू यही यहां रखोगे माइनस में 0.2, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि 1/x + 5 हमने अभी दिखाया आपको यहां पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव में आप माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हो, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा, और सिर्फ यही आंसर नेगेटिव है, ए। बाकी सारे आंसर आपको पॉजिटिव दिए हैं, इसलिए सारे गलत हैं, राइट। बट इसके लिए आपका अप्रॉक्सीमेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप जब इस तरह से कभी कभी सोचते रहोगे तभी चांस है, क्योंकि 3 ऑप्शन पॉजिटिव दिए हैं, सो देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग दिस आंसर, बिकॉज आई हैव टू गेट माई आंसर नेगेटिव। और अगर मेरे को आंसर अपना नेगेटिव चाहिए, देन द ओनली पॉसिबल आंसर इज ए, बिकॉज ऑफ रफ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो मुझे यहां 0 दे सकती है, वो x की नेगेटिव वैल्यू दे सकती है। x की पॉजिटिव वैल्यू कभी 0 नहीं देगी, रख के देखो। पॉजिटिव वैल्यू पे ये पॉजिटिव 0 कभी नहीं आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पे ये 0 कभी नहीं आएगा, ये x की नेगेटिव वैल्यू पे ही 0 आएगा। तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, और नेगेटिव इस तरह से हुई कि ये इसको बैलेंस करेगा, तभी ये इसको बैलेंस करेगा कि ये नेगेटिव रहे और ये पॉजिटिव रहे, तभी 0 हो सकता है। x नेगेटिव होगा तो दूसरा टर्म तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी 0 होगा। तो आप ऐसे उत्तर लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ मेथड है, बिकॉज
एक गड़बड़ी देखो हो जाती है कई बार कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस में समटाइम्स यू हैव रूट्स विच आर अनरियल, मतलब नॉन रियल रूट्स होते हैं। नॉन रियल रूट्स का मतलब जानते हो? इमेजिनरी रूट्स। तो जब इमेजिनरी रूट्स आपके होते हैं तो वहां पर x की जो हम जैसे रैंडमली यहां पर इंटीजर वैल्यू रख के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर उसकी इंटीजर वैल्यू नहीं आती है। तो ये थोड़ा ख्याल रखना। यहाँ रूट्स रियल हैं इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि ये जीरो हो सकता है, वरना आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये तो जीरो भैया नहीं होना है, ठीक है, इन सारी वैल्यूज पे। तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहो। मैं अभी भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर प्रोसेस के साथ ही इन क्वेश्चंस को करो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। ये जो वैल्यू रख के इन सवालों को करना है, इसके लिए या तो आप अच्छी क्लैरिटी ले लो। अगर आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इसके हर एस्पेक्ट को कवर किया है कि इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, तो वहां आपको बच के रहना है, सावधान रहना है। अदरवाइज ये बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको ऐसे ही कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी और तरीके में जाने की। बट मेरा काम है एज ए अध्यापक और एज ए पर्सन हु एनालाइज एवरीथिंग टू लेट यू नो एवरीथिंग, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताऊं, हर तरीके से बताऊं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई में ये क्लासेस मदद कर रही हैं, इसलिए ये क्लास आपको रोज़ दी जा रही है। मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि क्लास जैसी भी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू कमेंट, इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू हिट थम्स अप, सो डोंट मिस इट। दिस वर्क्स एज ए अप्रिशिएशन फॉर होल टीम ऑफ आवर्स। वो बहुत समय लगाते हैं इन चीज़ों को करने में, कंटेंट बनाने में, तो उनके लिए एक थम्स अप ज़रूर देना वीडियो को और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।